हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से आपका हिस्ट्री अर्थात इतिहास का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हिस्ट्री की एक बेसिक परिचय करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या इसके अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट हों, उन सब्जेक्टों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका जो मुख्य कार्य होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस बेहतर तरीके से अच्छे से समझ लें। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही आसानी रहती है। तो आज हम हिस्ट्री पर एक बेसिक जानकारी करेंगे कि किस प्रकार इतिहास को हम पढ़ें, ताकि परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं वह प्रश्न आपसे बिल्कुल छूटे भी नहीं। और साथ ही साथ इस बात को विशेष ध्यान रख कर के तैयारी करेंगे कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में बना रहे, हमें याद बना रहे। तो इस प्रकार से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपके उसके बारे में भी एक बेसिक जानकारी देंगे कि आप हिस्ट्री के सिलेबस को किस प्रकार पढ़ें कि अच्छे से कंप्लीट हो जाए और परीक्षाओं में आपसे प्रश्न भी नहीं छूटे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास इसको यदि हम परिभाषित करें तो किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इसको कितने पार्टों में हम खंडों के रूप में पढ़ेंगे, उन सभी पर एक बेसिक चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इतिहास, मैंने इसमें इस टाइप से लिख रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो। साथ ही साथ मैंने इस वजह से राइट किया है कि आपको बार बार लिखने से समय भी आपका व्यर्थ में बर्बाद नहीं होना चाहिए और आपको एक कहानी रूप में समझाते रहें और आप इस बोर्ड पर आपकी नज़र बनी रहेगी तो आप बेहतर तरीके से सिलेबस को पकड़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सिलेबस पर। तो इतिहास आती है बात, इतिहास क्या होता है, क्या होता है इतिहास। यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो इतिहास क्या है, तो साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग कालखंडों में मनुष्यों के जीवन की परिस्थितियों का जो अध्ययन किया जाता है, परिस्थितियों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात साक्ष्यों के आधार पर और अलग अलग कालखंडों के आधार पर, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे उनके जीवन में, उनकी परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन होता रहा। तो वह जो परिवर्तन हुआ वह किस कालखंड में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, उन सभी परिवर्तनों के आधार पर इसको अलग अलग कालखंडों के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो किसके आधार पर इसका विभाजन करते हैं, तो मुख्य रूप से साक्ष्यों के आधार पर तथा कालखंडों के आधार पर हम इसका वर्णन, यानी जो मनुष्य थे, मनुष्य की उस समय क्या स्थितियां रही होंगी, कैसा उनका जीवन यापन चल रहा होगा, क्या उनके परिस्थितियां हो रही होंगी, कैसे अनुकूल परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, उनकी परिस्थितियों में किस प्रकार समय के आधार पर परिवर्तन होता रहा, उन सभी घटनाओं पर एक महत्वपूर्ण परिचय करना अर्थात अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग कालखंडों में मनुष्यों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करना ही कहलाता है इतिहास। अगर बात करें इतिहास के जनक कौन हैं, तो इतिहास के जनक हैं आपके अर्थात पिता कहलाते हैं, वह हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक विदेशी जो थे, ये इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं। ये यूनानी एक इतिहासकार हैं जिनको जो अर्थात हिस्ट्री का जो पिता का जो श्रेय जाता है, जो मुख्य व्यक्ति हैं वह हैं हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को आपका इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बात आती है, आपने देख लिया कालखंड के आधार पर कि समय जैसे जैसे परिवर्तित होता रहा वैसे वैसे मनुष्यों की जीवन में, उनकी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव बना रहा। तो इन कालखंडों के आधार पर उनका हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया मुख्य रूप से साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य क्या होते हैं, तो साक्ष्य वह होते हैं जिनके आधार पर यह
अनुमान या ये निश्चित कर पाते हैं कि मनुष्यों की स्थितियां ऐसी रही होंगी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उस समय की परिस्थितियों को हूबहू आपके सामने, हमारे आपके सामने वहाँ की परिस्थितियों को बयां कर पाए। तो उन परिस्थितियों को बयां जब नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या महत्व होता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है उस समय के साक्ष्य, यानी वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे उन साक्ष्यों के आधार पर ही हम लोग अनुमान लगाते हैं और ये महसूस करते हैं कि उस समय मनुष्यों की ये परिस्थितियाँ रही होंगी, इस प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा होगा, उनके जीवन में इस प्रकार उतार और चढ़ाव आए होंगे। तो उन सभी का अध्ययन हम लोग साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। अब साक्ष्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी साक्ष्यों का वर्णन मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? साहित्यिक साक्ष्य, जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों का विवरण जो उन्होंने लिख करके, जो बुकें या पुस्तकें जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो पत्रिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो विदेशियों ने जो लिखी हैं उनके आधार पर हम ये आभास कर पाते हैं, ये अनुमान लगा पाते हैं कि ऐसा जीवन यापन रहा होगा। तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपके साहित्यिक साक्ष्य, आपके विदेशी यात्रियों का विवरण, उसके बाद में आपके पुरातात्विक साक्ष्य। अब आपके साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, तो जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो ये हैं, ये वेद पुराण उपनिषद ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। तो साहित्य का अर्थ आपका लिया जाता है किनसे? वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से। तो इनसे जानकारी जो प्राप्त होती है उन्हें हम साहित्यिक साक्ष्य के रूप में इनको मानते हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों में जैसे आपके हेरोडोटस, जो ये यूनानी थे, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, ये हेरोडोटस। उसके बाद में आपके मैगस्थनीज, फाहियान, शुंगियन, तो इन लोगों के आपने उम्मीद है नाम सुने होंगे। तो ये जो विदेशी, इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण आपके इतिहासकार हैं जो विदेशी हैं, जिन्होंने भारत में यात्रा की, यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ पे कुछ समय अपना समय यहाँ पे दिया, उन परिस्थितियों को देखा, उनके बारे में लिखा। तो ऐसे इतिहासकार हैं जो विदेशी हैं, तो उन्हें विदेशी यात्रियों के विवरण के नाम से जानते हैं हम। दूसरा साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जो पुरातत्व से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। पुरातत्व मतलब जो पहले के आपके अभिलेख थे, उसके बाद में आपके मुद्राएं थी, स्मारक थे। अब अभिलेख जैसे आपने शिलालेख देखा होगा, उसके बाद में आपने अशोक ने बहुत से अभिलेख बनवाए थे, तो उनको साक्ष्य के रूप में माना गया। उसके बाद में मुद्रा, जैसे प्राचीन काल में जो मनुष्य जब यहाँ जीवन यापन कर रहा होगा तो उस समय यहाँ पर मुद्राएं चलती होंगी, तो वो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो उन मुद्राओं पर छपे चित्रों के माध्यम से या उन पे लिखे हुए लिपियों के माध्यम से हम लोग साक्ष्य के रूप में महसूस करते हैं, उस समय का अनुमान लगाते हैं, तो उनका विवरण मिलता है। उसके बाद में स्मारक। स्मारक का अर्थ यहाँ पर है किला से है, जैसे किला मिले, महल मिले, तो वो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कि हम लोग इतिहास का जो अध्ययन करेंगे वह कितने पार्टों में करेंगे। यह आप समझते हैं कि कितने पार्टों में हम लोग पूरे इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि खंडों के रूप में, छोटे छोटे पार्टों के रूप में जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो बहुत आसानी से कर पाते हैं और वह हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भी दिमाग में मेरे रह पाते हैं, अर्थात हमें याद रह पाते हैं। तो आइए देखते हैं। मुख्य रूप से हमने इतिहास को इस प्रकार से, यानी हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार आप स्वयं जानते होंगे। आप जानते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसके अतिरिक्त भी जो परीक्षाओं की दृष्टि से हैं, जहाँ से प्रश्न अच्छे से बनते हैं, ज़्यादा संख्या में बनते हैं, उनके आधार पर मैंने इसको 4 पार्टों में कर दिया है। आपका प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, उसके बाद ये लेटेस्ट का कर दिया स्वतंत्रता के बाद का इतिहास।
स्वतंत्रता के बाद का इतिहास मतलब 1857 ईस्वी से स्वतंत्रता की मुख्य रूप से यहाँ से स्वतंत्रता का एक उद्देश्य मिला था, एक क्षेत्र की ओर बढ़े थे हम लोग, स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर बढ़े थे। तो इसलिए हम लोग यानी स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को एक अलग खंड के रूप में पढ़ेंगे। 1857 क्रांति से लेकर के अब तक का यानी 1947 तक का जो इतिहास है ये स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, क्योंकि यहाँ से स्वतंत्रता की जो ज्वाला थी वह बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी। स्वतंत्रता की ओर सभी जितने भी भारतीय थे वह स्वतंत्रता की ओर पूरी तरह एग्रेसिव हो चुके थे और स्वतंत्रता की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उस समय जो वहाँ की परिस्थितियाँ रही हैं, जो उस समय के जो परिवर्तन हुए हैं, जो नीतियाँ रही होंगी, उन सभी का अध्ययन करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति के बाद से 1947 तक का इतिहास। तो उसे हम स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के नाम से जानते हैं। अब मुख्य रूप से जो आप जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास अर्थात इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद में आपका मध्यकालीन इतिहास जिसे मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका आधुनिक इतिहास जिसे हम लोग यानी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आइए उन सभी के बारे में एक बेसिक परिचय करते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ यह है कि ये उस समय उस कालखंड के इतिहास की चर्चा की गई है जिस समय साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अर्थात जो ये हमारे साक्ष्य हैं ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, केवल पत्थरों और जैसे कि आप जानते हैं कि पत्थरों और या पेड़ों की हम लोग यानी कार्बन के अकॉर्डिंग उनकी आयु की गणना कर पाते हैं। उसी के आधार पर यानी पत्थरों की सहायता से, पत्थरों कि जो आयु के आधार पर या उस समय प्रयोग किस स्थिति में किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे थे उनके आधार पर प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ पे लिख रखा है साक्ष्य नहीं है, यानी इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पत्थरों के यानी आयु संबंधित या जिस समय पत्थर किस प्रकार से उपयोग में लाए जा रहे थे उस समय मानवों के द्वारा, तो उनके आधार पर जो इतिहास यानी जो परिस्थितियाँ जो जिनका अध्ययन करते हैं उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अर्थात पत्थरों की पत्थरों के आधार पर उस समय कालखंड का वर्णन करते हैं, इसलिए उसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल पाषाण काल के जस्ट बाद का यानी प्रागैतिहासिक काल के जस्ट बाद का जो काल आया, जहाँ पे साक्ष्य उपलब्ध हुए, जहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी तक उन साक्ष्यों में जो लिपि जो अर्थात लिखा हुआ है, जो छपाई है, उसमें जो लिखा पढ़ी यानी लिपियों को छापा गया, उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है, तो यह जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल के जस्ट बाद का काल, उस समय का काल जब हमें साक्ष्य उपलब्ध भी हुए इस समय के, और इस समय के साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका, तो उस कालखंड को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका आता है प्रागैतिहासिक काल को फिर जर्गेनस थॉमस एक इतिहासकार हैं, जर्गेनस थॉमस ने 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, एक पाषाण काल, फिर कांस्य काल, लौह काल। ये पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल किस प्रकार से विभाजित किया, तो उस समय जो मनुष्य थे, मनुष्यों के द्वारा जो औजार यानी प्रयोग किए जा रहे थे, जैसे कि शिकार संबंधित या अपने सुरक्षा के लिए या उनके जो समय कार्य होते होंगे, तो उन कार्यों में जो सुविधा उन्हें महसूस कराते थे, जो औजार, जो उपकरण, उन उपकरण
किन वस्तुओं के बने होते थे, तो वह उपकरण जैसे जब पत्थरों के बने होते थे तो उस समय के काल को कहा गया आपका पाषाण काल कहा गया। उस समय के काल को आपका पाषाण काल कहा गया। उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर कांसे, यानी जिसको आप कांसा जानते हैं, एक मिश्र धातु है, तो कांसा यानी कांसे के औजारों का उपयोग जिस समय किया जाने लगा तो उसे कांस्य काल के नाम से जाना गया। उसके बाद में फिर मिश्र धातु के बाद में कुछ समय और बीता, तो कुछ समय बीतने के बाद में फिर लोहे की खोज हो गई और लोहे के फिर यंत्रों का और औजारों का प्रयोग होने लगा। तो उस समय के कालखंड को डिवाइड कर दिया गया, उसे लौह युग या लौह काल के नाम से जानते हैं। तो जर्गेनस थॉमस ने मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में विभाजित कर दिया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में एक दूसरे इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाषाण काल को पुनः फिर 3 पार्टों में यानी 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 3 खंडों में विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह इस प्रकार से विभाजित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, प्राचीन भारत इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, यह वह काल था जब साक्ष्य नहीं थे, केवल पत्थरों की आयु या उनसे जिस प्रकार वहाँ की स्थितियाँ, उनकी व्यवस्था थी, पत्थरों की व्यवस्था के आधार पर जो आपका कालखंड का वर्णन किया जाता है उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, या उसी को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। उसके बाद में आपका सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह काल था जब साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लेकिन इन साक्ष्यों पर, जो साक्ष्य का मतलब जो मुद्राएं या पत्थर या औजार, उन पे जो लिपियां लिखी थी उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपकी देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ये आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल, यह वह काल रहा जब साक्ष्य प्राप्त भी हुए और साक्ष्यों पर जो भी लिखा या छपाई हुई उन सभी को पढ़ा भी जा सका, तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर पुनः प्रागैतिहासिक काल को जर्गेनस थॉमस ने 1820 ईस्वी में इसे पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। पाषाण काल उस समय जब केवल पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जा रहा था मनुष्यों द्वारा अपने यानी सुविधा के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए, तो उस समय के काल को पाषाण काल कहा गया। उसके बाद में आपका कांस्य काल यानी पाषाण पत्थरों के जस्ट कुछ समय जब बीता तो मिश्र धातु का यानी खोज हुई और मिश्र धातु का इस्तेमाल औजार के रूप में या उपकरणों के रूप में करने लगे, तो उस समय के काल को कांस्य काल के नाम से जाना गया। फिर उसके जस्ट कुछ समय बाद लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने के बाद में लोहे का उपयोग करने लगे औजार और यंत्रों के रूप में, उस समय के काल को लौह काल कहा गया। फिर लौह काल के बाद में फिर ये 3 पार्ट होने के बाद में फिर पुनः अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाषाण काल को पुनः 3 पार्टों में विभाजित कर दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन सभी कालखंडों के विभाजन को अलग अलग हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यानी इतना पढ़ेंगे जितने से आपके जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वह एक भी ना छूटे। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका इतिहास का सिलेबस है ये एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत यानी एक विकराल रूप इसको कह सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितना कि कम नहीं, इतना पढ़ना है कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ना है कि आपसे एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। बस मेन उद्देश्य ये रहेगा। उसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल यानी जब वेदों के आधार पर काल की गणना हुई है या वेदों की जो मुख्य भूमिका रही है जिस काल में, उसे हम वैदिक काल के नाम से जानेंगे और उस वैदिक काल को हम वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद में आप मौर्य काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल के बाद में आप पढ़ेंगे मुगल काल। तो इन सभी मौर्य काल के बाद में आप गुप्त काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अन्य लगातार क्रम से कालों को पढ़ते रहेंगे और आपका प्राचीन इतिहास
ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वैदिक काल से यानी वेद पुराण उपनिषद इनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे वैदिक काल में आप अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उनके जीवन परिचय से संबंधित या उनसे अन्य कई यानी जो इनके क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से प्रश्न पूछ देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके अन्य भी कई आपके यानी वैदिक से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, उन सभी की पूरी चर्चा होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में कब पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? तो मध्यकालीन इतिहास में जब विदेशियों का आक्रमण भारत पे हुआ था तो उस समय से लेकर के जो आपका स्टार्ट हुआ प्राचीन काल, उस समय स्टार्ट हुआ, मध्यकालीन में कन्वर्ट हो गया, यानी मध्यकालीन उस समय स्टार्ट हुआ है जब विदेशियों का आक्रमण हुआ है। जैसे आपने सुना मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद में फिर मोहम्मद गौरी का हुआ। इसी प्रकार से यानी जितने भी जो आक्रमण है विदेशी आक्रमण हुए उनकी फिर आप जानते हैं कि भारत में उनका बहुत वर्चस्व रहा, बहुत कई सालों तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। तो उनके बारे में पूरा जानकारी जो पूरी अध्ययन करेंगे वह हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में किस प्रकार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण पढ़ेंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए, उसके बाद में मोहम्मद गौरी हो गए, इन सभी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब विदेशियों का आक्रमण भारत पर होता है तो उस समय जो भारत के राजा थे, क्योंकि राजवंश यहाँ भी चल रहे थे, जो राज्यों के आधार पर चल रहे थे, छोटे छोटे राजवंश जो चल रहे थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान का है, परमार वंश है, चौहान वंश है, अन्य जितने भी वंश हैं जो ये आपके क्षेत्रीय वंश चल रहे थे। तो इन क्षेत्रीय वंशों की क्या उसमें उस समय स्थिति थी, क्या राजाओं की स्थिति थी, क्या इनकी नीतियाँ रही थी, क्या इन्होंने किया था, इनका किस प्रकार से विदेशियों का इन पर दबाव पड़ा, किस प्रकार से क्या इनकी भूमिका रही है, तो वह पूरी जानकारी हम लोग करेंगे। यानी भारतीय राजाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी करेंगे, जितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर आप जानते हैं विदेशियों का आक्रमण कई बार हुआ, फिर उसके बाद जो भारतीय राजा थे, जो राजवंश थे, वह उनके दबाव में आ जाते हैं और यहाँ पर विदेशियों का बाहुल्य हो जाता है, अर्थात मुख्य रूप से इस्लामिक यहाँ पर व्यवस्था पूर्ण रूप से हावी हो जाती है। तो उसके बाद में उन सभी जितने इस्लामिक यानी आए हैं, जो विदेशी आए हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सल्तनत काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल किस प्रकार से सल्तनत नाम पड़ा, सल्तनत काल क्यों कहा गया, तो उस समय के काल को सल्तनत काल ही क्यों कहा गया, ऐसा नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानकारी करेंगे। सल्तनत काल में मुख्य रूप से आपको 5 वंश पढ़ने को पढ़ेंगे, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और किस वंश में कैसी रही स्थितियां, यहाँ पर कितना यहाँ पर इनका वर्चस्व रहा है, और किस इस्लामिक का किस प्रकार की नीतियाँ रहीं, पूरे यानी जितने भी लगभग प्रश्न जितने भी जहाँ से बनते हैं वहाँ पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। और इनको ट्रिक वाइज भी इस प्रकार समझेंगे कि इनके आपके क्रम से संबंधित जैसे आ जाते हैं, इनके काल क्रम से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो जहाँ जहाँ से जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन सभी पर एक विशेष चर्चा करेंगे। 5 हैं तो पाँचों के बारे में इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करके इस प्रकार ट्रिक्स का रूप भी थोड़ा सहारा लेंगे और इस प्रकार तैयार करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आप फिर पढ़ेंगे मुग़ल काल। मुग़ल काल जैसे किस प्रकार तैयार करेंगे और किस किस यानी वंशों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है मुग़ल काल में, तो उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। जैसे बाबर, बाहुआ शाह इसमें मैंने लिख रखा है, तो बाबर, उसके हुमायूं और शेर शाह सूरी या अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या उत्तर मुग़ल काल के जितने भी आपके यहाँ पे वंश रहे उन वंशों की क्या रही स्थिति, ये पूरी आप जानकारी करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। इनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग मराठाओं को पढ़ेंगे, मराठाओं का यहाँ पर किस प्रकार वर्चस्व रहा, किस प्रकार की उनकी नीतियाँ रहीं, क्या क्या उन्होंने किया, कहाँ कहाँ पर कब्जा किया, कैसे किया, और किस मराठा ने किस प्रकार का यहाँ शासन चलाया, इन सभी पर पूरी जानकारी हम लोग करेंगे आधुनिक इतिहास में।
उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विदेशी कंपनियां, यदि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आईं, और आप जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां आईं, तो आपकी पुर्तगाली आई, डच आई, ब्रिटिश कंपनियां आईं अर्थात अंग्रेज़ आए, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कई वर्षों तक यहाँ पर राज किया। विदेशी कंपनियां आई थी, इनका मुख्य जो उद्देश्य था वह था व्यापार का, लेकिन यहाँ व्यापार न करके वह धीरे धीरे यहाँ की जो राजनीति व्यवस्था थी वह इस राजनीति व्यवस्था में वह दखल देने लगते हैं, और उसके बाद में वह यहाँ पर एक अपना वर्चस्व, अपनी राजशाही शासन यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका किस प्रकार शासन यहाँ पे जमता है, इनकी पूरी जानकारी करेंगे, जहाँ से अर्थात प्रश्न आते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता भारत के इतिहास को पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद यानी 1857 के बाद तक 1947 तक की क्या रही स्थितियाँ, क्या क्या रहे आंदोलन, कैसे हुई क्रांतियाँ, किसने सहयोग दिया और किसने सहयोग नहीं दिया, इन सभी पर पूरी एक चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से यह देखते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से कितने ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप प्राचीन जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास से भी काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद पूछे जाते हैं आपका प्राचीन भारत से आपके इतिहास से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न बनते हैं तो यानी क्रम से इधर की ओर चलें तो आधुनिक भारत के इधर से आपके फर्स्ट नंबर यानी सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास से सेकंड नंबर है, फिर यहाँ से प्रश्न ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में आपका थर्ड नंबर है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब इन सभी की पूरी चर्चा आपको वीडियो बाय वीडियो माध्यम से आपको क्रम से अच्छे तरीके से एक कहानी रूप में हम लेकर के आएंगे, जो कि उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगी और आपको याद भी रहेगी ज़्यादा समय तक। इसके अतिरिक्त भी जो भी प्रश्न होंगे उन सभी पर भी पूरी चर्चा करेंगे। तो आप उम्मीद है आप यह समझ में आया होगा, यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आए तो जितने भी नए बंधु हैं वह चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सूचनाएं आप तक तत्काल पहुँचें। तो सभी को धन्यवाद।